नागिन का दूसरा जन्म। शहर से दूर बसे रामपुर गांव में नेहा नाम की महिला ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के कुछ ही देर बाद वहां एक पागल सी दिखने वाली औरत चिल्लाते हुए बोली, आ गई वापस, ले लिया उसने दूसरा जन्म। अब किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। उस औरत की आवाज सुनकर नेहा थोड़ा डर जाती है और अपने पति श्यामलाल से बोलती है, अजी देखिए ना, बाहर कौन है, ऐसे क्यों चिल्ला रही है, मेरी मुन्नी डर रही है। अच्छा रुको देखता हूँ। श्यामलाल बाहर आकर उस औरत को चुप करवाते हुए बोलता है, ए बुढ़िया, क्यों मेरे घर के बाहर चिल्ला रही है? आज ही मेरी बेटी हुई है और इस आवाज को सुनकर वो डर जाएगी। डरने वालों में से नहीं है वो, डराने वालों में से है। आखिर उसने अपना कहा पूरा किया, लौट आई वो तेरी बीवी की कोख से जन्म लेकर बदला लेने लौट आई है वो पागल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों को वो ना समझकर बोलता है, लगता है ये सच में ही पागल है। कैसी अजीब सी बातें कर रही है, लौट आई है दूसरा जन्म जैसी। इस बात पर इतना ध्यान ना देकर श्यामलाल अपने घर में जाकर अपनी बच्ची के साथ खेलने लगता है और अपनी प्यारी सी बच्ची का नाम शिवन्या रखता है। समय गुजरता है। अब शिवन्या 18 साल की हो चुकी थी। उसका रंग रूप और यौवन किसी अप्सरा जैसा था। उसे देखने पर किसी इंसान को तृप्ति मिल जाएगी, ऐसा उसका रूप था। ऐसी ही एक शाम रोज की तरह शिवन्या बाहर जा रही होती है। तभी नेहा उसे रोकते हुए कहती है, शिवन्या बेटा, कहाँ जा रही है? संध्या हो चुकी है, तुझे इस वक्त रोज बाहर क्यों जाना होता है? माँ, मैं रात्रि से पहले लौट आऊंगी, इसीलिए मुझे अभी जाने दीजिए। इतना बोलकर शिवन्या अपने घर से निकल जाती है। वो अपने गांव के घने जंगल के बीचों बीच जाकर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मंत्रों का उच्चारण करती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, विष की तरह नीली हो जाती है। इसके बाद अपनी दोनों हाथों को सर पर रखकर नागिन की तरह खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते उसका रूप सुंदर इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है। नागिन हूँ मैं, नागिन। मुझे मारने वालों की मौत बनकर दोबारा लौटी हूँ। मैं अपने प्रेम को तो पूरा कर नहीं पाई, लेकिन मैं अपने बदले की आग को जरूर शांत करूंगी। मैं 18 साल से इंतजार कर रही थी। रविंद्र प्रताप, अब तुम नहीं बचोगे। शिवन्या नागिन के रूप में आंखों में गुस्सा भरकर खड़ी थी। तभी उसको अचानक ही किसी की आहट सुनाई देती है। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाती है। एक पेड़ के पीछे से आदमी ने उसे नागिन के रूप में देख लिया था। वो अपनी विशाल पूंछ के साथ रेंगती हुई जाकर बोलती है, तुमने सब देख लिया? अफसोस, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम अपनी मौत को भी अपनी आंखों से देखो। शिवन्या अपनी लंबी पूंछ से दबाकर उस आदमी को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ रामपुर गांव की बड़ी हवेली के मालिक रविंद्र प्रताप अचानक ही आंखें खोलते हैं और चिल्लाते हुए डर से कांप जाता है। उसको ऐसे डर से उठता हुआ देखकर उसकी पत्नी निर्मला बोलती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे अचानक चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कहीं वो वापस तो नहीं आ गई। शिवन्या कुछ देर में जंगल से अपने घर लौट आती है। अपने इंसानी रूप में आकर साधारण लोग की तरह घर में रात्रि का भोजन करके सो जाती है। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है। जहां वो कुएं से पानी निकालकर घर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी एक लाला नाम का लड़का उसे अपनी बाहों में संभालते हुए बचा लेता है। शिवन्या के सर पर रखा हुआ मटका नीचे गिरकर टूट जाता है और उसमें भरे हुए पानी के छींटे दोनों को भिगो देते हैं। इतने में भीगी हुई शिवन्या को देखकर लाला बोलता है, ऐसा लग रहा है कि मैंने अप्सरा को अपनी बाहों में संभाला हुआ है। सच में आपके इस रूप ने परियों को भी मात दे दी है। जी, क्या कहा आपने? लाला शिवन्या को संभालते हुए खड़ा करता है और बोलता है, जी कुछ नहीं बोला हमने, आप जरा संभल कर चलिए। कीमती चीजों को हमेशा संभल कर रहना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ अब। लाला वहाँ से जाने लगता है।
तभी शिवन्या की नजर उसके हाथ पर जाती है जहाँ पर टैटू बना हुआ था। उसको देखकर शिवन्या की आंखें नीली हो जाती है और वो मन ही मन में बोलती है, सत्य कैसे हो सकता है? वो नहीं है, लेकिन इनके हाथ में वही निशान है। शिवन्या परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। सुनसान जगह पर आकर अपने नागिन रूप में आकर लाला का पीछा करती है। लाला का पीछा करते करते सबसे बड़ी हवेली में जाती है। हवेली के सबसे बड़े दरवाजे पर जाकर बोलती है, ये तो वही जगह है। ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा प्यार अधूरा था, लेकिन मेरे साथ सब कुछ नहीं लौट सकता। मैं वापस वहीं से लड़ाई शुरू नहीं कर सकती। मेरा मकसद सिर्फ बदला लेना है। शिवन्या उलझन में पड़ गई थी। तभी उसकी नजर हवेली वाले दरवाजे के अंदर जाती है। शिवन्या की आंखें ज्वाला जैसी भड़क उठती है। गुस्से में देखकर बोलती है, आखिर तू सामने आ ही गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। नियति ने मेरे सामने लाकर खड़ा कर ही दिया तुझे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर शिवन्या वहाँ से गायब हो जाती है। रविंद्र की नजर हवेली के बड़े दरवाजे पर जाती है और वो मन में बोलता है, उसके होने का एहसास क्यों हुआ? क्या सच में वो लौट आई है? क्या उसका दूसरा जन्म हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो वो मेरे अनमोल रतन को पहचान जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा। रविंद्र को अपने ख्यालों में खोता हुआ देखकर लाला बोलता है, दादाजी किन ख्यालों में खो गए? अंदर नहीं चलना। इतने समय बाद मैं आया हूँ, आप पता नहीं किन ख्यालों में खोए हो। नहीं नहीं मेरे बच्चे, चलो अंदर चले। लाला अपने दादा रविंद्र के साथ अंदर आ जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लाला शहर में रहने के किस्से सुनाता है। समय के साथ साथ शाम हो जाती है। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रविंद्र अपनी हवेली के बाहर भरोसेमंद आदमियों को बुलाकर बोलता है, मुझे लगता है जो सालों पहले हमने किया था वो अभी अधूरा है। अभी मुझे होने का एहसास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे गांव की छानबीन करो। पता करो कि ऐसी लड़की का जिसके अंदर कुछ न कुछ अलग हो ना हो वो इसी गांव में है। रविंद्र के सारे आदमी उसकी बात पर सिर हिलाकर उसका आदेश मानकर चले जाते हैं। वहीं एक दूर पेड़ के पीछे से सब देख रही शिवन्या अपने नागिन रूप में आकर रविंद्र को घूरते हुए बोलती है, आखिर तुमने अपने अपराधों को दोबारा दोहराने का साहस कर ही लिया रविंद्र, लेकिन इस बार तुम कामयाब नहीं होगे। इस बार तुम्हारा सामना सर्वशक्तिशाली नागिन शिवन्या से होने वाला है। शिवन्या और रविंद्र के बीच कैसी जंग छिड़ी है? आखिर क्या कहानी है? सभी घटनाओं को जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखिएगा, जहां आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सौतेली बहन और जादुई आईना। निशा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन त्रिशा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था और उसके लंबे लंबे घने बाल थे। निशा ना ही त्रिशा की तरह दिखने में खूबसूरत थी और ना ही उसके बाल लंबे थे। बचपन में एक गलती की वजह से वो गंजी हो गई थी, जिसके बाद फिर से कभी उसके सर पर बाल नहीं आए। निशा को फिर भी ये लगता था कि वो अगर अच्छा शैम्पू और तेल इस्तेमाल करेगी तो उसके बाल फिर से आ जाएंगे। एक दिन वो बाजार से शैम्पू और तेल लेकर आती है। त्रिशा हंसते हुए बोलती है, निशा क्यों तू बेकार में इतने पैसे खर्च करके शैम्पू और तेल लेकर आती है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने तुझे बहुत जल्दबाजी में बनाया होगा, तभी काला चेहरा और सर पर एक बाल भी नहीं। तुझे मेरा मजाक बनाकर क्या मिलता है? कुछ मिले ना मिले, मजा बहुत आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो होती होगी ना, है ना? सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन। निशा चुपचाप त्रिशा की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन निशा कॉलेज जाती है। वहाँ भी उसकी क्लास की लड़कियाँ उसका मजाक बनाती है। देखो देखो आ गई काली कलूटी रैंप वॉक करती हुई। यार इसे देखकर मुझे उल्टी आती है। ऐसी लड़कियों को तो कॉलेज से बाहर उठाकर फेंक देना चाहिए। कॉलेज में सभी लड़कियां निशा को नापसंद करती थी और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये कॉलेज क्यों आती है। उस दिन निशा कॉलेज से घर जल्दी चली जाती है और अपनी सौतेली माँ को सारी बात बताती है।
माँ, कॉलेज की लड़कियाँ मुझे बहुत तंग करती है। अब आप ही बताओ, मैं गंजी हूँ और काली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? सब मुझे काली काली बोलती रहती है। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ रेखा तिलमिला जाती है। तो इसमें गलत क्या कहा? तभी वहाँ पर त्रिशा आती है। मम्मी, इसकी वजह से कहीं हमारी इंसल्ट ना होने लगे, इसलिए मैं तो कहती हूँ इसे घर से बाहर निकालो। नहीं माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालना। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल और ऊपर से गंजी, तेरे से शादी करेगा कौन? पूरी जिंदगी मेरे ऊपर बोझ बनकर रहने का इरादा है क्या? बिल्कुल सही कहा मम्मी, अब इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। रेखा निशा को घर से बाहर निकाल देती है। निशा घर के बाहर से रोते हुए बोलती है, माँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे कमरे से मेरी माँ की एक तस्वीर दे दो। निशा बहुत देर तक बोलती है, लेकिन रेखा उसे उसकी माँ की तस्वीर नहीं देती है। तभी आखिर में त्रिशा बोलती है, अरे मम्मी, दे दो ना इसको इसकी माँ की तस्वीर, पता नहीं कब तक यहाँ बाहर खड़ी होकर चीखती चिल्लाती रहेगी। त्रिशा के कहने पर रेखा उसे उसकी माँ की तस्वीर दे देती है। निशा अपनी माँ की तस्वीर लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। निशा एक जंगल में जाकर बैठती है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। निशा अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, आपके जाते ही मेरे जीवन से खुशियाँ भी चली गई। मेरा बदसूरत और गंजी होना मेरे लिए श्राप बन गया। पहले तो कॉलेज की लड़कियों ने मुझे अनाप शनाप बोला। मुझे लगा सौतेली माँ मेरा साथ देगी, लेकिन उसने तो अपनी बेटी के कहने पर मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो माँ? तभी उसकी माँ की तस्वीर से तेज रोशनी निकलती है और आवाज आती है, बेटी, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे आसपास हमेशा रहती हूँ। मुझे सब पता है। माँ, आपने देखा ना, सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे साथ क्या क्या करती है। ये दुनिया बहुत मतलबी और स्वार्थी है। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं बेटी, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगी। तुम वहीं अपने घर में रहोगी। उस घर में जितना हक उन दोनों का है, उतना ही तुम्हारा भी है। पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। आप तो मेरे पास नहीं है, फिर मेरी मदद कैसे कर पाओगी? निशा जैसे ही ये बोलती है, तभी वहाँ पर एक आईना प्रकट हो जाता है। आईना? ये कहाँ से आया? अभी तो यहाँ कोई आईना नहीं था। ये आईना मैंने तुम्हारे लिए प्रकट किया है। तुम इस आईने में खुद को देखो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। निशा आईने में खुद को देखती है। अगले ही पल उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है और उसके लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। अपने इस नए रूप में निशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। मेरा रंग भी गोरा हो गया, मेरे लंबे बाल आ गए। अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। निशा घर वापस जाती है। त्रिशा और रेखा निशा को देखकर हैरान रह जाती है। माँ, त्रिशा देखो, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। ये सब कैसे हुआ? कल मैं जंगल में बैठकर रो रही थी, तभी मेरी माँ आई और उन्होंने मुझे ये आईना दिया। इसकी वजह से मैं बहुत खूबसूरत हो गई। ऐसा कुछ भी होता है क्या? अगर सच में ऐसा है तो मुझे जादू करके दिखा। देखो माँ, मैंने तो आपको असलियत बता दी। अब आपको मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी। चल, अब मुझे क्या, जो भी हो, कम से कम अब तो सारी जिंदगी मेरी छाती पर बोझ बनकर तो नहीं बैठेगी ना। उस दिन से रेखा निशा से सही से पेश आने लगती है, लेकिन त्रिशा अभी भी पहले की तरह घमंडी ही थी। एक दिन रेखा और निशा किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। उन दोनों को रोती हुई एक औरत नजर आती है, जिसके चेहरे और शरीर पर मोटे मोटे दाने थे। कोई मेरी मदद करो, ये दाने बहुत दर्द करते हैं। अगर ये ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगी। कृपया करके कोई मुझे अस्पताल लेकर चलो। रेखा और निशा उस औरत के पास जाती है। निशा थोड़ा और आगे बढ़ती है। अरे इतना आगे क्यों जा रही है? हाथ मत लगा उसे, क्या पता उसकी बीमारी तुझे भी लग जाए। बिटिया, मैं मर जाऊंगी, मेरा इससे मुक्ति दिला दे। निशा को उस औरत पर बहुत तरस आता है। वो दौड़ते हुए घर जाती है और घर से जादुई आईना लेकर आती है। आप इस आईने के सामने खड़ी हो जाओ, देखना ये सारे दाने गायब हो जाएंगे। वो औरत आईने के सामने खड़ी होती है
और उसके शरीर में से सारे दाने गायब हो जाते हैं। वो औरत बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। अब रेखा को भी पता चल गया था कि निशा के पास सच में जादुई आईना है। तू इसी आईने के बारे में बता रही थी? आज मुझे इसके जादू के बारे में भी पता चल गया। लेकिन हाँ, सबकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपने पास छुपा कर रख। वो औरत सभी गांव वालों को बता देती है कि निशा के पास जादुई आईना है। अब जब भी गांव वालों को शरीर से कोई भी परेशानी होती थी तो वो निशा के पास आ जाते थे। निशा किसी को मना नहीं करती थी और जादुई आईने से सबकी मदद करती थी। इस वजह से गांव में सभी निशा को बहुत पसंद करते थे। ये सब देखकर त्रिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, ये सबकी चहेती बन गई है। जब से ये खूबसूरत हुई है इसके तो ठाठ ही बदल गए हैं। जिससे सुनो सब इसकी तारीफ करते रहते हैं। जिस आईने की वजह से इतना हवा में उड़ रही है ना, उसे ही तोड़ दूंगी। उसी दिन रात को त्रिशा निशा के कमरे में जाती है और जादुई आईना जमीन पर जोर से पटकती है, लेकिन जादुई आईना को कुछ नहीं होता है। तभी त्रिशा जादुई आईना के सामने खड़ी हो जाती है। अरे, इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक बार फिर से पटक कर देखती हूँ। तभी अचानक उसका एक हाथ गायब हो जाता है। ये देखकर त्रिशा रोने लगती है। त्रिशा की रोने की आवाज सुनकर रेखा और निशा उठ जाती हैं। ये क्या हो गया मेरी बच्ची? तेरा एक हाथ कहाँ गया? मम्मी, मैं ये जादुई आईना तोड़ने आई थी, तभी मैं इसके सामने खड़ी हो गई और मेरा एक हाथ गायब हो गया। निशा कुछ कर, मैं ऐसे बिना एक हाथ के नहीं रह पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। निशा कुछ कर। निशा जादुई आईने से बोलकर फिर से त्रिशा को पहले की तरह कर देती है। त्रिशा, मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन माना, लेकिन तू तो हमेशा मुझे अपनी दुश्मन मानती थी। मुझे माफ कर दे निशा, मुझे तेरे से जलन होने लगी थी। जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। काश ये तो समझ पाती, लेकिन कोई बात नहीं। अब तुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं अच्छे से जानती हूँ। अब आगे से तू कभी ये सब नहीं करेगी। उस दिन से त्रिशा हमेशा के लिए सुधर जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और निशा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।